सभी पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों को नमस्कार। आप लोगों ने सुबह नाश्ता किया है? हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने किया है। कुछ खाया है? नीचे कर लीजिए। अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने नहीं खाया। ऐसा क्यों? सुबह से कुछ नहीं खाया? हाँ? अरे कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हो क्या? बहुत सुबह जल्दी चले थे? तो केवल वो बच्चे जिन्होंने नाश्ता किया है एक बार बहुत जोर से आवाज़ करेंगे। मुझे जानना है कि आप लोगों में कितनी जान है। तो जब हाथ उठेगा तब आपकी आवाज़ आएगी और जब मैं हाथ नीचे करूँगा तब आप रुक जाइएगा। पक्का? केवल वो लोग जिन्होंने नाश्ता किया है, जिन्होंने नहीं खाया वो आराम कर सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा। एक बार और करें। हाँ? मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने नाश्ता नहीं किया उन्होंने भी आवाज़ की है, पर कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई परीक्षा नहीं है कि इसमें कोई पास और फेल होगा। अभी समय कितना है और आप लोग मुझे कितना समय देंगे? आपका अभी समय कितना है? कितना बजा है? मेरे पास घड़ी नहीं है जी। 11:45। ठीक है। वैसे ये भी कह सकते हैं कि अभी 5:43 हुआ है। अगर कहेंगे तो गलत होगा? किसी ने कहा हाँ। वहां देखिए घड़ी में क्या टाइम है ना? 5 बज गए हैं। मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी है, देर हो रही है, मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा चलेगा? अच्छा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय बताती है, सुबह और शाम को। ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा ढक्कन बच्चे कहे जाते हैं, जिनकी लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये बुद्धू है, ये काम ठीक से नहीं करता, मेहनती नहीं है, ये आलसी है, उनमें भी कई अच्छी चीज़ें होती हैं। वो भी दिन में कभी ना कभी सही समय बताते हैं। तो कोई भी कभी आपको ये कहे कि आप मूर्ख हैं या बेकार हैं, तो आप उनको 2 शब्द में जवाब दे सकते हैं। कौन से 2 शब्द? ये 2 शब्द मेरे बाद आपको जोर से, और वही लोग जिन्होंने नाश्ता किया है, चिल्ला के कहेंगे। महात्मा गांधी। क्यों? महात्मा गांधी जब आपकी उम्र के थे, यानी मोहन था, तो मोहन से आप लोग मिल लेते तो आप उसकी मजाक उड़ाते। पक्का है ये बात, क्योंकि मोहन बहुत डरपोक बच्चा था। आप में से किसी को डर लगता है? जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता पहले वो हाथ उठाए। किसी चीज से डर नहीं लगता? वाह, ये तो बहुत वीर बच्चा है। उधर भी एक हाथ उठा। अब जिसको किसी ना किसी चीज से डर लगता है वो हाथ उठाए। ज्यादातर लोगों को लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है। मैं आपको पहले अपने डर के बारे में बता देता हूं। मुझे एक ही डर था, मुझे तूफान का डर लगता था। और हम उन दिनों चंडीगढ़ में रहा करते थे, जब मैं शायद आपकी उम्र का था, थोड़ा छोटा रहा हूँगा। तो चंडीगढ़ हिमालय के बिल्कुल नीचे है, वहाँ से पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ जब बरसात के समय और इस समय जब बारिश होती है तो बहुत तेज आंधी आती है और पेड़ गिरने लग जाते थे। और मुझे ये डर लगता था कि जब पेड़ गिर जाएंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे।
अब भाई बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैं आप लोगों से भी छोटा था, बुद्धू था, क्या करूं, अभी भी हूं। तो डर के मारे मैं नीला पड़ जाता था। आपने कुत्तों को देखा है जब पटाखे छूटते हैं तो क्या क्या करते हैं? कोई बताएगा? बताइए। नहीं, कोई और बताए। आपने कहा था कोई और बताए, जब शोर होता है तो कुत्ते क्या करते हैं? हाँ, कुत्तों कान नहीं बंद कर सकते, उनके तो कान वैसे ही ज़्यादातर के ऐसे होते हैं, तो बंद ही होते हैं। हाँ बताइए। हाँ, छिप जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कही। कहाँ छिपते हैं? हाँ, कोनों में। कोई और बताए? गाड़ी के नीचे। कहाँ? हाँ, और कहाँ? पलंग के नीचे। किसने कहा ये बात? सबसे पहले घर के अंदर कुत्ते जब डरते हैं शोर से तो पलंग के नीचे घुस जाते हैं। जब तूफान आता था तो मैं भी पलंग के नीचे छुप जाता था और मैं नीला पड़ जाता था, डर लगता था, क्या करूं। ईमानदारी की बात यह है कि हम सब लोगों को डर लगता है, और जितना साधारण लोगों को डर लगता है, मोहन को उससे कहीं ज्यादा डर लगता था। तो आज आप सब लोग यहां बैठ के क्यों याद कर रहे हो? आपको पढ़ाने वाले आपको ये क्यों कहते हैं कि गांधी जी के बारे में मालूम होना चाहिए? हाँ, लेकिन वो अपने आप में बराबर नहीं है। वो भी ठीक है, लेकिन वो भी अपने आप में पूरा नहीं है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी से एक बार किसी ने पूछा कि गांधी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? नहीं, नेहरू जी ने ये नहीं कहा। नेहरू जी ने केवल एक बात कही। नेहरू जी ने कहा कि गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के मन से डर निकाल दिया। और हम कितने डरपोक थे अंग्रेज राज में, इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। गांधी जी आज से 101 साल पहले चंपारण पहुंचे, तो जिस गांव में जाते थे उस गांव में बाहर का आदमी जब कोई आता था तो गांव वाले डर के मारे घर छोड़ के जंगल में चले जाते थे। हम लोग इतने डरपोक हो गए थे। ये गुलामी होती है, जब कोई सामने से आए और हम उनको डर से ही देखें। यानी अगर मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया आपके साथ, तो आप मुझसे डर के बैठे रहे कि ये न जाने हमारे साथ क्या कर देगा, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं। ये होता है डर। और आज हम लोगों के लिए इस डर की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी ने हमारे मन से डर निकाल दिया था। कैसे निकाला? क्योंकि गांधी जी ने अपने मन से डर निकाला था। क्योंकि गांधी जी खुद डरपोक थे। हम कैसे जानते हैं कि डरपोक थे? क्योंकि गांधी जी ने खुद बताया। हम लोग दूसरों को अपनी कमजोरी नहीं बताते, है ना? हम लोग अपनी तारीफ करते हुए बढ़ा चढ़ा के करते हैं। मैं ये कर सकती हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं ये गा सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। अपनी कमजोरी हम नहीं बताते, उसको छिपाते हैं। गांधी जी ने अपनी कमजोरी नहीं छिपाई, इसलिए वो डरपोक नहीं रहे। और अगर हम अपना डर जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है। कोई बता सकता है? एक बात, वो पहला चरण है। लेकिन उसका तरीका क्या है? कमजोरी नहीं छिपा के क्या करेंगे फिर हम? बताने से क्या होगा? कैसे निकलेगा? मैं आपको कमजोरी बताऊं और डर निकल जाएगा? नहीं, आप लोग ठीक बात कह रहे हो, लेकिन कहानी आगे बढ़ानी होती है। आप ये मत मानना कि मैं आपको टोक रहा हूं कि आप लोग गलत कह रहे हो, आप लोग सब मूर्ख हो और मैं ही सबसे चतुर हूं यहां पे। ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ जानता हूं, कुछ आप बात जानते हो।
हम लोग एक दूसरे की बात में अपनी बात जोड़ते रहें तो कहानी बन जाती है। कहानी सुनना अच्छा लगता है? जिसे नहीं लगता वो हाथ खड़ा करे। सबको अच्छा लगता है कहानी सुनना, कोई ऐसा नहीं है। हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी और हमें घर के काम करने अच्छे नहीं लगते थे। दादी एक कहानी के दम पे हमसे कोई भी काम करा सकती थी। अगर दादी कह दे कि मैं कहानी सुनाऊंगी, तुम लोग ये काम कर दो, हम दौड़ के वो काम करते थे। तो बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने कि अपनी कमज़ोरी बताने से जाती है, बताने से डर जाता है। लेकिन कैसे, उसका तरीका क्या है? कोई बताएगा? बहुत अच्छा, कैसे करें सामना? आप बिल्कुल, आप लोग ना ठीक, आप लोग अच्छी कहानी कह सकते हो मिलजुल के, क्योंकि एक से दूसरे की बात आगे बढ़ रही है यहाँ पे। अब और कोई इसको आगे बढ़ाए। ठीक कहा उन्होंने कि कमज़ोरी का सामना करना होता है। कमज़ोरी का सामना करना क्या होता है? ठीक है, लेकिन कमज़ोरी का सामना कैसे करते हैं? कमज़ोरी का सामना करना, उसके लिए कोई एक शब्द बताए। नहीं, अरे एक, वो तो बाद में होगा ना। डर भागेगा कैसे? अगर हम उसका सामना करें और वही चीज करेंगे तो डर भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस सामना करने के लिए एक शब्द बताए कोई। सत्य। अपनी कमजोरी का सामना करना मतलब, देखो हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हम कमजोर रहें, है ना। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखें, हम ताकतवर भी हों, लेकिन हो नहीं पाता। हर किसी में थोड़ी ताकत होती है, थोड़ी कमजोरी होती है। इसका सामना करने के लिए सत्य मानना पड़ता है। ये सत्य है कि हम में से हर किसी के मन में डर है। हाँ, ये सत्य है, हम मानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम में कोई डर ना रहे, लेकिन ऐसा कोई एक मनुष्य नहीं है जिसमें डर नहीं होता। और डर से निपटने का एक ही तरीका है, वो है सत्य, सच्चाई का सामना करना। आप लोगों ने बहुत सुंदर बात कही कि अपनी कमजोरी का सामना करना होता है, उससे भागना नहीं होता। उसी का नाम सत्य है। सत्य जो हमें बताता है वो शुरू में अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर ये सच्चाई है कि हम लोग डरते हैं तो हम में से कोई ये मानना नहीं चाहता। कोई मानना चाहता है? लेकिन एक बार हम ये मान लें और इसको सबके सामने रखें कि हमें डर भी लगता है, लेकिन हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, हम में हिम्मत भी है, तो निडरता का रास्ता सत्य से निकलता है। और गांधी जी के लिए सबसे बड़ी चीज थी सत्य। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं था। अब दूसरी बात, यहां कोई है जिसने कभी किसी से मार ना खाई हो? किसी से? किसने खाई है वो हाथ खड़ा करे। सबने खाई है, सबने खाई है। नीचे कर लीजिए। सबने खाई है। कहीं खेलते हुए झगड़ा हो गया, कहीं घर में कुछ नटखट काम हो गया तो माता पिता की डांट पड़ गई, पिटाई भी हो गई। सबके साथ होता है ये, कोई नहीं है ऐसा जो किसी ना किसी से कभी ना कभी ना पिटा हो। और ज्यादातर लोग कभी ना कभी किसी न किसी को मारते भी हैं। उसके बहुत अलग अलग कारण होते हैं। कई बार झुंझलाहट होती है जब बहुत सारी समस्याएं एक साथ हों। हाँ, मैंने अपनी माँ से मार खाई है बचपन में, क्योंकि माँ के पास इतने सारे काम होते थे और उनके बीच में मैं अपनी परेशानी लेके पहुंच जाता था। तो जब उनसे इतनी सारी चीज़ें नहीं सही जाती थी तो वो पिटाई कर देती थी। तो मैं क्या कहूं कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। हम लोग जब किसी पे
हमला करते हैं या किसी को मारते हैं तो वो अपनी कमजोरी में मारते हैं। हमको लगता है कि ये हमारी ताकत है। मेरी जब पिटाई हो रही थी तो वो इसलिए नहीं हो रही थी कि माँ बहुत हिम्मत वाली हैं, वो इसलिए हो रही थी कि माँ के पास घर के 25 काम थे, बाहर के 25 काम थे, और उनके बीच में मैं उन्हें और परेशान कर रहा था। तो वो उनकी कमजोरी ये थी कि वो एक बार में 51 काम नहीं कर पाती थी। और हर घर में महिलाओं को आम तौर पे 51 तरह के काम करने पड़ते हैं। पुरुषों को भी कई तरह के करने पड़ते हैं। और हम जब किसी को मारते हैं तो वो अपनी कमजोरी से मारते हैं। आपस में आप लोगों के झगड़े भी हुए होंगे, ये आउट है, नहीं आउट नहीं है, आउट है, हुआ है ऐसा कि नहीं? किसके साथ हुआ है? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ है। तो हम लोग जब मारते हैं सामने वाले को तो अपनी कमजोरी में मारते हैं। और ये हिंसा है। और गांधी जी के लिए दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या थी? हिम्मत वाले को अहिंसा आ सकती है। अहिंसा डरपोक के बस की चीज नहीं है। लोगों को लगता है ये तो डरपोक का काम है, भाई मैं नहीं मारूंगा। मारना डरपोक का काम होता है। थोड़ी उल्टी चीजें समझने में, है ना? समझ में किसको आई? हाथ खड़ा करें। समझ में आई? नहीं, किसको समझ में आई? इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ना समझ पे हाथ उठाया ना समझ पे हाथ उठाया। तो ये तो कहानी खत्म। मैं इसको बंद करके चला जाऊं? चलो मैं आपको एक बताखड़ा सुनाता हूं। आप लोग मालवी जानते हो? कितने लोग जानते हो मालवी बोली? कुछ तो जानते होंगे, ये मालवा है। अच्छा, तो हमारी दादी, मैंने आपसे कहा कि हमारी दादी कहानियां सुनाती थी। कहानी सुनाने के पहले हमारी दादी हमें एक बात का बताखड़ा सुनाती थी। तो मैं आपको बताखड़ा सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं वो इसके बाद बताऊंगा। तो शुरू ऐसे होता है कि बबूल का काटा 3.5 हाथ। बबूल का काटा देखा है किसी ने? कितना बड़ा होता है? इस कहानी में नहीं है। इस कहानी में 3.5 हाथ लंबा बबूल का काटा आता है। तो बबूल का काटा 3.5 हाथ, उससे खोदी 3 तलाई, तालाब। तो 2 में पानी नहीं और 1 में नीर नहीं। जिसमें नीर नहीं था उसमें बगला कुमार आके बैठ गया। बगुला, बगुला उड़ता है ना। बगुले ने 3 हांडी बनाई। हांडी, हांडी जानते हो? तो 2 में 2 फूटी थी और 1 में पेंदा ही नहीं था। जिसमें पेंदा नहीं था उसमें उसने 3 चावल पकाए। तो 2 कच्चे और 1 सीजा ही नहीं। जो नहीं सीजा था उसमें उसने 3 लोगों को खाने पे बुलाया, 1 चावल के दाने पे। तो जाहिर है 2 भूखे रह गए, 1 का पेट ही नहीं भरा। जिसका पेट नहीं भरा था उसको 3 गाय दी। तो 2 बांझ और 1 को बछड़ा ही नहीं हो। जिसको बछड़ा नहीं होता था वो 3 रुपए में बेच दी। तो 2 खोटे और 1 चलता ही नहीं। अब जो नहीं चलता था उसको जाके सुनार को दिखाया। तो सुनार देखे तो दिन में रतौंदा है, रात को दिखे ही नहीं। तो सुनार जरा हिंसक था। उसने 3 थप्पड़ ऐसी मारी कि 2 उसकी चूक गई और 1 लगी नहीं। तो ये तो था बताखड़ा। और अब कही जाएगी बात। कोई बात झूठी, कोई बात सच्ची। फौज में नक्कारा, कहानी में हुक्कारा, ऐसा हमको सुनाया जाता था। कहने का मतलब यह था कि कहानी में अगर सामने वाले सुनना और हुंकारा देना बंद कर दें तो कहानी बंद हो जाती है। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि समझ में आया भी और नहीं भी आया।
या तो आ गया या नहीं आया। बात टेढ़ी इसलिए है कि अहिंसा से काम करने के लिए सबसे पहले तो निडरता चाहिए, क्योंकि जो डरता है वो सामने वाले पे डर से क्या होता है, लेकिन डर से होता क्या है, सामने वाले पे शक होता है। मैं यहाँ आया, आप लोग मुझे नहीं जानते, अगर आप मुझसे डरते हैं तो आप मान के चलेंगे ये अब आके भाषण देगा, बोर करेगा हमको, है ना, ये डर है। और उसमें आप फिर जो मैं कह रहा हूं वो सुने ही ना। हो सकता है मैं आपके लिए कुछ मजेदार बात बता दूं, लेकिन जब मैं आऊंगा और आप मुझे केवल डर से देखेंगे तो आपका मन बंद हो जाएगा कि हम नहीं सुनेंगे इसकी बात। डरने वाला सामने वाले को शक की आंख से देखता है, संदेह करता है, और हम लोग जब सामने वाले पे संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते, तो डर की जमीन तैयार हो जाती है, फिर डर का रास्ता खुल जाता है। अगर हम एक बार सत्य को मान लें तो फिर अहिंसा आसान हो जाती है। उसमें क्या है, सामने वाले ने कहा तुम आउट हो, मुझे पता है आउट नहीं हूं, अब क्या करूं, लड़ूं, मारपिटाई हो जाए, हाथ में बल्ला है घुमा के, अगर आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं और आपका दोस्त है वो, तो आप उससे प्यार से बात करने की कोशिश करोगे, उसको हड़काओगे नहीं। और ये गांधी जी का सारा सबक है। देखिए टाइम काफ़ी होता जा रहा है, 5:45 बज रहे हैं, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो अब एक कहानी हो जाए इस किताब में से। आप में से कुछ लोगों ने किताब देखी है क्या, पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मेरी कहानी ताज़ा रहेगी। पढ़ी है तो आप कहोगे अरे ये तो उसकी कहानी सुनी हुई है, फिर बोर करता है। तो सुनाई जाए कहानी? चलिए बढ़िया। एक कहानी एक था मोहन से, और एक कहानी बापू की पाती से। इसका पहला अध्याय, जिसका नाम है डरपोक आज़ाद नहीं रहते। मैंने आपसे कहा कि हम लोग आज़ाद इसलिए हुए क्योंकि हमने अपना डर छोड़ा। तो ये उसकी कहानी है, लेकिन कहानी ये मोहन की है। मोहन एक साहसी बालक नहीं था। साहसी बालकों की कहानी सुनी है क्या आप लोगों ने, कि फला फला बड़ा साहसी बालक था, हाँ बहुत पराक्रमी था? मोहन नहीं था। मोहन एक साहसी बालक नहीं था। बहुत से दूसरे बच्चों की तरह ही उसे भूत प्रेत का, डाकुओं का, सांप का डर लगा रहता था। लाज इतनी आती कि स्कूल में किसी से बात करने में संकोचाता था। डरता था कि दूसरों से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बात ना तो शिक्षकों से करता था और ना ही अपने सहपाठियों से। घंटा बजने पर ही विद्यालय में घुसता और छुट्टी होते ही तीर की तरह घर लौट आता। घर में भी चिंता उसका साथ नहीं छोड़ती। रात को कमरे में अंधेरा हो तो उसे लगता कि एक तरफ से भूत प्रेत, दूसरी तरफ से चोर और डाकू, और तीसरी तरफ से सांप आके उसे घेर लेंगे। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। इसलिए हमेशा कमरे में लालटेन या डिबरी चिराग जलाकर रखता था। राम का नाम जपने से ही उसे रात काटने की हिम्मत आती। समय के साथ उसने एक दोस्त बनाया। उम्र में उससे बड़ा, शरीर से मजबूत, स्वभाव से निडर। दोस्त ने मोहन को समझाया कि भारतीय लोग गुलाम इसलिए हैं क्योंकि वे मांस नहीं खाते और इस वजह से कमज़ोर हैं। अंग्रेज मांस खाते हैं इसलिए ताकतवर हैं।
उस समय भारत गुलाम देश था। 8,000 किलोमीटर दूर से इंग्लैंड की सरकार भारत पर राज करती थी। अपने ही देश में भारतीय लोग दुत्कारे जाते थे, पीटे जाते थे, अपमानित किए जाते थे। अंग्रेज सरकार यहाँ की धन संपत्ति लूट के अपने यहाँ ले जाती थी। बालक मोहन देश की आज़ादी चाहता था, लेकिन उसका परिवार वैष्णव था, सभी पक्के शाकाहारी थे। किसी ने कभी मांस मछली नहीं खाई थी। घर में पता चल जाता कि मोहन ने मांस खाया है तो सभी उसी पर नहीं, सारे परिवार पर कहर टूट जाता। फिर भी अपने दोस्त की बात में आकर मोहन ने 6-7 बार मांस खाया। देश को आज़ाद जो कराना था। घर में माता पिता से झूठ बोलना पड़ा, ये मोहन को बहुत अखरा। उसने तय किया कि वो झूठ नहीं बोलेगा। जैसे जैसे मोहन बड़ा होता गया, उसे समझ आने लगा कि भारत की गुलामी का कारण किसी के खाने पीने में नहीं था। अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों की आपसी कलह का फायदा उठा रही थी। बंदरबांट की उस कहानी के जैसे, जिसमें 2 बिल्लियों के झगड़े का फायदा उठाकर बंदर दोनों के हिस्से की रोटी खा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ मोहन की समझ भी बढ़ी। अब मोहनदास वकील बन गए थे। वे अंग्रेज सरकार का विरोध करने लगे। उनके जैसे कई और भी थे जो पराधीनता से छुटकारा चाहते थे, जो आज़ादी पाने के लिए बड़े बड़े खतरे उठा सकते थे। इनको अंग्रेज सरकार ने कई बार जेल भेजा, पीटा, सताया, किंतु मोहन बड़ा होकर बहुत बहादुर बन गया था, महात्मा गांधी बन गया था। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब मोहन 78 साल का हो चुका था। सभी मानते हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता मोहनदास गांधी ही थे। यानी हमारे डरपोक मोहन ने केवल अपने ही मन से नहीं, देश भर के लोगों के मन से डर निकाल दिया था। लेकिन मोहन ने अपने डर को जीता कैसे? यहां ये खत्म हो जाता है। अब आपका मन हो तो अगला अध्याय पढ़ें, वरना कहानी यहीं छोड़ सकते हैं। 5:45 बज चुका है। पढ़े? दूसरे खंड का नाम का शीर्षक है सत्य निडर बनाता है। मोहन डरपोक था, ये हमें पता कैसे चला? खुद गांधी जी से। बड़े होने के बाद उन्होंने अपने बचपन की कमजोरियों के बारे में खुल के लिखा। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें यह साफ दिखता है कि मोहन में लाज, शर्म और भय कितना भी रहा हो, उसमें कई अच्छे गुण थे, सच्चे गुण थे। अगर एक बार वह अपनी गलती को समझ लेता था तो वह उसे ठीक करने में जुट जाता था। उसी समय बिल्कुल देर नहीं करता था। एक बार एक संबंधी के साथ मोहन को भी बीड़ी सिगरेट पीने की लत लग गई। बड़ों को बीड़ी पीते देखा था, और बच्चों में बड़ों की नकल करने की इच्छा तो हमेशा ही रहती है। यहाँ पे कौन है जिसने बड़े लोगों के जूते पहनने की कोशिश ना की हो बचपन में? है कोई? मैंने तो की है, मुझे पता है। हम सब बड़े लोगों की नकल करते हैं। बच्चों में बड़ों की नकल करने की इच्छा तो हमेशा रहती ही है, तो नौकरों की जेब से सिक्के चुराकर दोनों बीड़ी पीते थे। घर में पता लग जाता तो दोनों की शामत आ जाती, इसलिए यह सब चोरी छिपे होता। एक बार मोहन के बड़े भाई पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया। इसे उतारने के लिए दोनों ने मिलकर उसके बाजूबंद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ निकाला और उसे बेच दिया। कर्जा चुक गया। लेकिन मोहन ये समझ गया कि एक गलत काम छिपाने के लिए कई गलत काम करने पड़ते हैं। उसकी अंतरात्मा उसे खचोटने लगी। जब नहीं रहा गया तब उसने एक पत्र लिखा। उसमें सब कुछ साफ साफ बता दिया और क्षमा मांगी। उसमें यह भी लिखा था कि इन गलतियों की जवाबदेही खुद मोहन की है, इसमें उसके माता पिता की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके लिए जो भी सज़ा मोहन को दी जाए वह उसे मंजूर है। फिर हिम्मत जुटाकर
यह पत्र खुद उसने कांपते हुए हाथ से अपने पिता को सौंपा। पिता को मोहन से खूब प्यार था। पत्र पढ़कर उन्हें रोना आ गया। मोहन भी रोने लगा। दोनों चुप रहे। गंगा जल की तरह ही आंसू से भी पाप धुल जाते हैं। मोहन को माफी भी मिल गई, मन भी हल्का हो गया। इसके बाद उसने जीवन भर चोरी नहीं की। जो कोई भी उसे प्यार करता उसे चोट पहुंचाना मोहन को मंजूर नहीं था। इतनी कम उम्र में भी मोहन समझ गया था कि झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब बाद में महंगा पड़ता है। पहले तो मजा आता है, पर बाद में इससे तकलीफ ही होती है। अपनी गलतियों का सच्चाई से सामना करने से मोहन में हिम्मत आ गई थी, सच बोलने की हिम्मत। बड़े होकर बहुत से लोग अपने बचपन की बातें भूल जाते हैं। गांधी जी नहीं भूले। खुद उनके बारे में लिखा। यही नहीं, जब कोई दूसरा गांधी जी के साथ गलत कर देता था, आउट है कि नहीं है, आउट है कि नहीं है ना? यही नहीं, जब कोई दूसरा गांधी जी के साथ गलत करता, उन्हें धोखा देता या उनके साथ अपराध भी करता, तब वे अपनी गलतियां याद रखते थे। ना तो किसी को नीची आंख से देखते थे, ना अपना मन ही कठोर करते थे। जैसे उनके पिता ने उनकी भूल को सहज ही भुला दिया, वैसे ही वे दूसरों की गलतियों को करुणा के साथ देखते थे। आसानी से किसी को भी माफ कर देते थे। तभी तो इतने लोग उनसे इतना प्यार करते थे, उन्हें बापू कहते थे। एक कहानी और हो जाए आखिरी जाने से पहले, तो ये डर की कहानी को और आगे लेके जाते हैं। आगे का हिस्सा है, आप लोग अगर चिंतित हो रहे हो कि ये बहुत लंबा चलेगा, तो ये सही में आखिरी कहानी है। इसका शीर्षक है सांप से डरने वाला बना सपेरा। ठीक है? ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी बहुत से लोग सांपों से डरते हैं। सांप आसानी से दिखते नहीं हैं और अचानक प्रकट हो जाते हैं। शायद ही किसी और प्राणी से इतने सारे लोग इतना डरते हैं जितना सांप से डरते हैं। मोहन भी सांपों से डरता था, लेकिन उसे अपना डरना अच्छा नहीं लगता था। इस डर को वह निकाल कर फेंकना चाहता था। जो लोग सांपों से डरते नहीं थे, उन्हें मोहन बहुत मानता था। जब 35 साल की उम्र में मोहनदास ने दक्षिण अफ्रीका में अपना घर छोड़ा और परिवार समेत एक सामाजिक बस्ती में जा बसे, तब वह जगह शहर से ज़रा दूर थी। इसके बाद जहाँ कहीं भी गांधी जी ने नई बस्ती बसाई, वह जगह शहर से थोड़ा हटकर ही होती थी, जहाँ सस्ती ज़मीन मिल जाए। टॉल्स्टॉय फार्म हो, चाहे कोचरब आश्रम, चाहे साबरमती और सेवाग्राम के आश्रम, सभी जगह सांप निकल कर आते थे। जैसे कि ईश्वर और सांप मिलकर गांधी जी के बचपन के डर की परीक्षा ले रहे हों। किसी दिन खलिहान की छत से सांप लटकता हुआ मिलता, तो किसी दिन बिस्तरे के ऊपर और किसी दिन साइकिल के पास दो सांप कुंडली मारे हुए दिखाई पड़ते। गांधी जी धर्म के पक्के थे और वैष्णव लोग किसी भी प्राणी को अकारण मारना पाप समझते हैं। किसी भी जीव के साथ हिंसा करना गलत मानते हैं। फिर भला वे अपना डर दूर करने के लिए सांपों को क्यों मारते? वैसे भी हिंदू लोगों के लिए तो सांप भगवान श्री शिव के प्रिय साथी हैं। बापू के आश्रमों में नियम था कि जहरीले सांपों को भी मारा न जाए। रस्सियों का एक फंदा था जिसमें सांपों को पकड़कर निर्जन जगह छोड़ दिया जाता था। कभी कभी कोई जहरीला सांप ऐसी जगह पाया जाता था जहां से उसका पकड़ा जाना मुश्किल होता था। ऐसे में सांप को मारने की अनुमति थी। गांधी जी कहते थे कि अपना भोजन बनाने के लिए भी
तो हम पेड़ पौधों के साथ हिंसा करते ही हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हिंसा करने से पाप नहीं लगता। सिर्फ हिंसा से किसी तरह का लगाव नहीं होना चाहिए। जब कोई जहरीला सांप मारा जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने कहा, किसी सांप के मर जाने पर मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि सांप के काटने से किसी बच्चे की मृत्यु पर। मैं अभी भी सांपों से डरता हूं, इसलिए दूसरों से कैसे कहूं कि तुम ना डरो। उन्होंने सांपों के बारे में सब तरह की जानकारी इकट्ठा की, जहरीले सांपों की पहचान करना सीखा, क्योंकि 10 में से केवल एक सांप जहरीला होता है, 9 सांप जहरीले नहीं होते। बाद में सपेरों से उन्होंने सांप को संभालना भी सीख लिया। शिवजी की तरह वे अपनी गर्दन पर सांप लपेटे हुए भी देखे गए। कई बार सांप उनके ऊपर से निकले, लेटे हुए उनके सीने के ऊपर से भी, सीने के ऊपर से। एक बार प्रार्थना सभा में एक सांप उनके ऊपर चढ़ गया। सभी लोग घबरा गए, बापू भी घबरा गए, लेकिन वे हिले डुले नहीं, अपने डर को काबू किया और एकदम स्थिर बैठे रहे। जरा देर में सांप उनके ऊपर से सरक के दूर चला गया। वे सांपों से भी प्यार करने लगे थे। बताते थे कि सांप भी उपयोगी जीव है, क्योंकि फसल बर्बाद करने वाले चूहे और कीड़ों को खाता है। हम अपने डर पर काबू कर लें तो सांप भी दोस्त बन जाता है। आप लोग अगर चाहें, मुझे जोर से सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनना चाहें तो चुप रहना। सांप पे एक और छोटा सा दूसरी किताब से, बापू की पाती से एक छोटा अध्याय है, ये भी सांप पे है। अगर आपका मन हो तो मैं आंख बंद कर लूँगा, मुझे केवल कान में सुनना है कि आप सुनना चाहते हैं ये कहानी या नहीं। ठीक है, इतना शोर तो बहुत है। तो इसका शीर्षक है स से सांप। बापू कहानी सुनाने लगे। एक बूढ़ी औरत के घर में जहरीला सांप निकल आया। वह डर के मारे चीख उठी। आसपास के लोग आए और उन्होंने लाठियों से सांप को मार दिया। जब लोग मरे हुए सांप को फेंकने लगे तब उसने उन्हें मना किया, उसे अपनी छत पर डलवा दिया। दूर आकाश में एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजों में एक मोतियों का हार था। उसने अपनी पैनी नजर से मकान की छत पर मरे हुए सांप को देख लिया। वह नीचे झपटी, सांप को उठाया और मोतियों का हार नीचे पटक दिया। वैसे भी वह हार तो उसके लिए बेकार था। महिला को सांप न फेंकने की वजह से मोतियों का हार मिल गया। अब सरदार पटेल की बारी आई। कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक व्यापारी था, उसके यहाँ एक जहरीला सांप निकल आया। पहले तो व्यापारी को डर लगा, लेकिन वह अहिंसा को मानता था। सांप को मारने की उसकी इच्छा नहीं हुई। तब उसने एक बड़ा सा बर्तन पलटकर सांप पर ढक दिया। फिर वह अपनी तिजोरी और दुकान बंद करके घर चला गया। रात को व्यापारी के यहाँ एक चोर घुस आया। चोर तिजोरी की ओर बढ़ता, इसके पहले उसने बड़ा बर्तन रखा हुआ देखा। उसे लगा इसके नीचे कुछ महंगी चीज होगी। उसने जैसे ही बर्तन हटाया तैसे ही सांप निकला और उसे डस लिया। जिस रास्ते चोर आया था, सांप उसी रास्ते निकल गया। दोनों कहानियों का एक ही सबक है, कोई चीज काम की दिखे या न दिखे, हमें पता नहीं होता कि वह कब काम आ जाएगी या उसका मोल क्या होगा। संजो कर रखा हुआ सांप भी काम आ जाता है। जहां से हमने बात शुरू की थी, तो जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं पे बात खत्म करेंगे कि हम लोग कभी सामने वाले को बेकार ना माने।
अपने आप को भी कभी बेकार ना मानना, क्योंकि हम में कौन सी चीज़, कौन सा गुण कब निकल आएगा ये पता नहीं होता। लेकिन अगर अपने गुण अच्छे करने हैं और अवगुण घटाने हैं तो उसका रास्ता वही है, क्योंकि सत्य निडर बनाता है। बहुत देर हो गई है, आप लोगों को दूसरे कार्यक्रम में लगना होगा। पहले मैं कह दूं कि जिन 5 बच्चियों ने शुरू में भजन गाया, बहुत अच्छा गाया। एक बार जाने से पहले जोर से, शोर के साथ मुझे आप विदा कर दें। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं। आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गांधी जी की बहुत सारी बातें हम नहीं जानते। गांधी जी की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बना दी गई है जो बहुत ही गंभीर किस्म का व्यक्ति है, जो हमेशा तनाव की मुद्रा में रहता है और सबको अनुशासन में रखने की कोशिश करता है। जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी बड़े विनोदी व्यक्ति थे और अपने आसपास वालों के साथ में खूब हंसी मजाक करते रहते थे। और गांधी जी को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज गांधी जी की बहुत सारी बातें हमारे काम आ सकती हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए गांधी जी की बात करना हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छी बात है कि हम आज गांधी जी को याद कर रहे हैं। गांधी जी की कुछ बातें बड़ी अजीब थी। एक तो ये कि वो चलते बहुत तेज़ थे। उनके साथ में चलने वालों को कभी कभी उनके साथ में दौड़ना पड़ता था, इतना तेज़ चलते थे वो। और हम लोग पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते हैं, एक उम्र के बाद में शायद लोग चलना बंद कर देते हैं। चलना चाहिए क्योंकि चलने से आदमी सेहतमंद रहता है। गांधी जी समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते थे, वो हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके पास में दुनिया भर के लोगों की चिट्ठियाँ आती थीं और सबका जवाब देते थे वो। अगर खुद लिखते लिखते थक जाते तो किसी से कहते थे कि भाई तुम हमारे लिए चिट्ठियाँ लिख दो, हर एक चिट्ठी का वो जवाब देते थे। ये उनकी अच्छी आदत थी और बिल्कुल भी किसी किस्म का समय नष्ट नहीं करते थे। गांधी जी की एक और अच्छी आदत ये थी कि वो बहुत स्वावलंबी थे। वो किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं होने देते थे, छोटी से छोटी चीज़ को भी बर्बाद नहीं होने देते थे। गांधी जी पेंसिल से लिखते थे, पेन से नहीं लिखते थे, पेंसिल से लिखते थे। और पेंसिल जब लिखते लिखते छोटी हो जाती थी, पकड़ में आना मुश्किल हो जाता था, तो वो उसके पीछे कागज़ की भोंगली बना करके उसमें धागा बांध करके फिर उसको लिखने लायक बना लेते थे। एक बार उनकी पेंसिल खो गई, मिली नहीं और बड़े परेशान हो गए। वो यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे, कहीं उनको पेंसिल दिखे नहीं। तो लोगों ने कहा, गांधी जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं बाबू, ये तो कहीं भी मिल जाएगी, दूसरी पेंसिल ले लीजिए। तो बोले नहीं, ये पेंसिल अभी भी काम आ सकती थी। हम एक गरीब देश में रहते हैं, हमें कोई हक नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बर्दाश्त के बाहर नुकसान पहुंचाएं या वेस्ट करें, बर्बाद करें। और ये पेंसिल तो मुझे एक बच्चे ने दी थी, इसलिए इसको तो मैं अपने पास संभाल के रखूँगा ही रखूँगा। गांधी जी का ये कहना था कि हमें अपने सारे काम खुद करने चाहिए, किसी भी काम के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। गांधी जी अपने कपड़े खुद धोते थे, झाड़ू खुद लगाते थे, पोंछा खुद लगाते थे और यहाँ तक कि अपना टॉयलेट भी खुद साफ करते थे। और गांधी जी ने जो आश्रम बनाया उसके अंदर बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े लोग आया करते थे। कई लोग ऐसे थे जो विदेशों में पढ़ कर के आए थे, बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, उनको भी वहाँ पर वो अपना काम अपने आप करने की नसीहत देते थे और यहाँ तक कि उनसे टॉयलेट भी खुद साफ़ करने को कहते थे। और उस ज़माने में टॉयलेट कोई ऐसे फ्लैश के टॉयलेट नहीं होते थे आजकल के जैसे। और आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े घरों के बच्चे, मोतीलाल जी तो बहुत बड़े आदमी थे, उनके लड़के जवाहरलाल जी इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, लेकिन जब वो उनके आश्रम में आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। एक बार लाला लाजपत राय और गांधी जी कहीं जा रहे थे
तो लाला लाजपत राय उस वक़्त सारे देश का दौरा कर रहे थे, तो साथ में गांधी जी भी थे। तो लाला लाजपत राय नहाने के लिए गए, उन्होंने वहाँ अपने कपड़े उतार के रखे और उसके बाद में वो नहा करके दूसरे कपड़े पहन करके चले गए। दूसरे दिन उनको अपने कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए एक बिस्तर के किनारे रखे हुए मिले। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जहाँ मैं ठहरा हूँ उन्होंने अपने कपड़े भी मेरे से धुलवा दिए। तो जहाँ वो ठहरे थे उन्होंने उनको बुला के कहा कि भैया मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो आप कहो तो यार आप जिसने ये धोए उससे मेरे ये कपड़े भी धुलवा दो। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, धुलवा देते हैं। तो उन्होंने अपने सारे मैले कपड़े निकाल के दे दिए और वो कपड़े भी धुल गए और बिल्कुल बाकायदा तह किए हुए उनके तकिए के ऊपर रखे हुए हैं। जब वहाँ से वो रवाना होने लगे तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, वो उसको बुलाइए जिसने मेरे कपड़े धोए हैं, मैं उसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय जी ये हैं गांधी जी, इन्होंने आपके कपड़े धोए। तो आप ये समझिए कि वो सारे काम अपने आप करने पर इतना विश्वास करते थे कि उनको दूसरे किसी आदमी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। और यही सीख आज उन्होंने हमें भी दी है। आप में से कितने बच्चे अपना काम अपने आप करते हैं मुझे नहीं मालूम। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना झाड़ू पोंछा करते हैं अपने कमरे में। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने कपड़े चड्डी बनियान खुद धोते हैं, ज़रा हाथ उठा के बताइए तो, 2-4। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आप में से कितने अच्छा वेरी गुड। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी साइकिल मोटरसाइकिल या मोटर बाइक या स्कूटी खुद साफ करते हैं। अरे वाह वेरी गुड। ये चीज़ जो है हमें सीखने की इसलिए भी है क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल जो है आप में से बहुत सारे बच्चे विदेश चले जाएंगे पढ़ने के लिए। आजकल के बहुत सारे बच्चे विदेश जाते हैं। विदेश में आपको झाड़ू भी खुद ही करनी पड़ेगी, पोंछा भी खुद ही करना पड़ेगा, टॉयलेट भी खुद ही साफ करनी पड़ेगी, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको कोई नौकर मिलेगा नहीं ये काम करने के लिए। तो अपना काम अपने आप करने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। अभी आपने एक किस्सा सुना कि बचपन में उन्होंने एक चीज़ चुरा ली थी घर से और उसके बाद में उनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये चीज़ मैंने क्यों चुराई और उसका मैं क्या करूं। अब कैसे उनको दिल में अफसोस हो रहा था कि इसका मैं कैसे क्या करूं, मज़ा नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के अपने पिताजी को बता दिया कि भाई मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई है। अब आप बताइए कि आपसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो आप अपने माताजी पिताजी को बताएंगे कि हमसे ऐसी गलती हो गई है? शायद नहीं बता पाएंगे। आपकी किसी दोस्त से कोई झगड़ा हो जाए, कोई गलती हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपसे गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे? वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आप जिधर से निकलते हो उधर आपको देखता ही नहीं है, मुँह फेर के चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा करना, उसको SMS कर देना, वो सबसे ठीक रहेगा। इससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी, उसको भी तसल्ली हो जाएगी और आपकी उलझन भी सारी दूर हो जाएगी। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी गए तो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की तो चल ही रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची उनके पास में आई और उसने कहा गांधी जी मैं बाबू मैं आपके लिए कुछ स्वतंत्रता के संघर्ष आप कर रहे हैं तो आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा दे दो। तो उसने बच्ची ने क्या किया कि अपने गले से अपनी चेन उतार करके सोने की गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, और क्या करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी चूड़ियाँ भी देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चूड़ियाँ भी दे दो, चूड़ियाँ भी दे दी। उसने कहा और क्या करना चाहती हो? तो उसने अपने कान के बुंदे भी उतार के दे दिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये सारे आभूषण तो तुमने दे दिए, लेकिन इन सबसे बड़ा आभूषण तो अब भी तुम्हारे पास में है। तो उसने कहा गांधी जी वो आभूषण क्या है मेरे पास में? तो उन्होंने कहा कि ये सब त्याग करने की जो भावना तुम्हारे मन में है वो तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। और उन्होंने उसको सारे के सारे जितने आभूषण उसने दिए थे वो सारे गांधी जी ने उसको वापस कर दिए। गांधी जी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ी जानते थे, सूट पहनते थे। तो उन्होंने फिर धोती पहनना क्यों शुरू कर दिया? इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो एक बार गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लोगों के पास में कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। और मैं पहले वो कुर्ता पजामा पहनते थे, एक झोला ऐसा टांग के रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं इतने सारे कपड़े पहन करके इनके लिए काम कर रहा हूँ तो ये कैसे मुझे अपना आदमी समझेंगे और कैसे मैं इनके लिए कुछ भी कर पाऊँगा जब तक कि मैं इनकी
तरह से नहीं रहता, इनकी तरह से नहीं खाता, इनकी तरह से नहीं बोलता, इनके साथ में नहीं उठता बैठता। तो इसलिए उन्होंने उस वक़्त सोच लिया कि मैं ये सब छोड़ देता हूँ और मैं तो लंगोटी लगाऊंगा और एक धोती पहनूंगा छोटी सी ऊपर से, और उसी में मेरा काम चल जाएगा। अब मज़ेदार बात ये हुई कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वो इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड में तो सर्दी पड़ती है, लेकिन गांधी जी ने कुछ नहीं किया, वो ही अपनी धोती पहने रहे। अब वहाँ पे ये हुआ कि चलो भाई इनको राजा रानी से मिलवाया जाए, हिंदुस्तान से इतने बड़े नेता आए हैं, इनको राजा रानी से तो मिलवाना ही चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे एक कायदा ये था कि राजा रानी से मिलने के लिए आदमी को एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती थी, जिसमें उनके पाँव नहीं दिखें, कहीं से भी हाथ पाँव कुछ नहीं दिखने चाहिए, पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ होना चाहिए। तो सबने कहा गांधी जी ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आप छोड़िए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं फिर मेरे देश में कहाँ है कपड़ा, आप तो मैनचेस्टर से कपड़ा भेजते हो, हम तो नहीं पहन सकते इतना बड़ा कपड़ा, हमारे पास तो जो है वो है, राजा मिलना चाहे तो मिले, नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिले। तो बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए उनको राज़ी किया गया कि वो अपनी धोती को कम से कम घुटने के नीचे तक कर लें ताकि उनके घुटने नहीं दिखें। तो गए साहब, राजा वाजा से इनकी मुलाकात, रानी से उनकी मुलाकात हुई। बाहर निकले तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप राजा से मिले, रानी से मिले? तो उन्होंने कहा हाँ मिला। तो उन्होंने कहा आपको लगता है कि आप सही कपड़े पहन के राजा रानी से मिलने के लिए गए थे? तो बोले क्या करूं, मेरे पास तो इतने ही हैं, हम दोनों के बराबर तो खुद राजा ने पहन रखे थे, अब मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे कपड़े। तो इस प्रकार की उनकी जो सादगी थी, मतलब छोटी सी छोटी स्वावलंबन और सादगी की जो भावना थी, वो आज कहाँ दिखाई देती है। आज तो लोग महंगे महंगे, आज के नेता तो महंगे महंगे कपड़े, एक से एक फर्स्ट क्लास डिज़ाइनर सूट पहनते हैं, सुबह कुछ और पहनते हैं, शाम को कुछ और पहनते हैं। कई नेता तो ऐसे दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। इनके दिल में गरीब के लिए, दुखी आदमी के लिए दर्द कैसे पैदा होगा? नहीं हो सकता। तो गांधी जी की ये बातें जो है वो आज भी हमारे समझने की हैं, और इनका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और इनसे हमें सीख भी हासिल करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपना काम अपने आप करें, तो आप अपना काम अपने, जैसे आप बहुत सारे, कई दफ़ा क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है, हम सॉरी बोलने में बड़ा शर्माते हैं। गांधी जी का ये था, अच्छा सच बोलने का क्या होगा। एक बार क्या हुआ, गांधी जी एक स्कूल में गए, वहाँ ऐसे ही बच्चे बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हैं। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन ऐसा है जो हमेशा सच बोलता है? सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, हम सच बोलते हैं। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन ऐसा है जो हमेशा झूठ बोलता है? तो एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, कौन कहे कि मैं झूठ बोलता हूँ। उसके बाद में गांधी जी ने पूछा अच्छा ऐसा कौन बच्चा है जो कभी कभी झूठ बोलता है? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, फिर 3-4 बच्चों ने और हाथ उठा दिया, फिर उसके देखा था कि सारे बच्चों ने अपने हाथ उठा दिए कि हाँ हम कभी कभी झूठ बोलते हैं। गांधी जी ने कहा तुम बहुत सच्चे बच्चे हो, तुमने सच्ची बात कही, इसलिए तुमसे उम्मीद की जा सकती है। अगर कोई तुम ये कहते कि तुम हमेशा सच बोलते हो, या ये कहते कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो शायद सही बात नहीं होती। इसलिए ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने कहा कि आप कभी कभी झूठ बोलते हैं। होता क्या है कि झूठ बोलने वाले को बहुत याद रखना पड़ता है, किससे मैंने क्या कहा। इससे तो मैंने कह दिया था मेरे 60% आए, उससे मैंने कह दिया था 70% आए, मामा जी से तो मैंने कह दिया था मेरा 80% आए। अब मैं भूल गया किसको मैंने क्या कहा था, अब याद करूँ कि इसको मैंने 60% कहे थे, कि उसको मैंने 70% कहे थे, कि मेरे को 80% क्या कहा था मैंने। लेकिन अगर वो सच बोलने वाला आदमी है तो कह देगा भाई ये है, उसको याद ही नहीं रखना पड़ेगा ज़्यादा, तो बड़े रिलीफ की बात है। इसी तरह से जो फटाफट सॉरी बोल देता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती बाद में। जैसे किसी आदमी ने आपको कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, अब आप लड़ो उससे, उसका माथा पकड़ लो, उसका गिरेबान पकड़ लो, उसको धक्का दे दो, उसको नीचे गिरा दो, जवाब में वो भी यही सब करेगा। इसका 1 मिनट में पूरा का पूरा समाधान निकल सकता है। जब उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तो कहना हाँ यार दूसरे भी ऐसे ही कहते हैं, मेरे को भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। वो एकदम उसकी बात 1 मिनट में फिजल आउट हो जाएगी, आपको भी शांति, उसको भी शांति। तो गांधी जी के ऐसे किस्से बड़े मशहूर हैं। और एक किस्सा तो उनका बहुत ही मज़ेदार है। हुआ क्या कि अंग्रेज़ हुकूमत जब यहाँ से जाने वाली थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज़ों के अंतिम वायसराय थे, वो हिंदुस्तान आए।
तो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पे तो सब बड़े बड़े लीडर्स जितने भी हैं उन सबसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो कहा कि भाई किसको बुलाएं, तो बोले सबसे पहले तो अपन ऐसा करते हैं गांधी जी से मिलते हैं, वो उन्होंने सारे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ रखा है, उनसे हमें बात करनी चाहिए। गांधी जी का ऐसा था कि मतलब ऐसे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे नेताओं का योगदान था। भगत सिंह का भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, चंद्रशेखर आज़ाद का भी था, सावरकर का भी था, अम्बेडकर का भी था, बहुत सारे लीडर थे। अकेले गांधी जी का काम नहीं था, लेकिन गांधी जी का रहस्य ये था कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मन में से अंग्रेज़ों के खिलाफ डर निकाल दिया था और उनके पीछे एक आवाज़ पे उनके सारे के सारे पीछे पीछे चलने लगते थे। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने गांधी जी को देखा नहीं। गांधी जी की आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी। तो गांधी जी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, उनको बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी, वो तो गुजराती थे, बोलते भी थे तो वो स को श बोलते थे और बात ऐसे करते थे कि जैसे किसी से बात कर रहे हो। कोई बहुत अच्छे, कोई ओजस्वी भाषण देने वाले, धारा प्रवाह बोलने वाले, जोश पैदा कर देने वाले ऐसे कोई लीडर नहीं थे वो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा भाषण दे वो बहुत अच्छा लीडर भी हो, या बहुत सारे लोगों के बारे में, गरीब से गरीब आदमी के बारे में सोचने वाला, उसका दुख दर्द दूर करने वाला भी हो। गांधी जी ने उन कोड़ियों की सेवा की जिनको कोई हाथ लगाना पसंद नहीं करता था। गांधी जी ने उन हरिजनों को, उन भंगियों को अपना दोस्त बनाया और उनको हरिजन कहा, जिनसे छुआछूत का व्यवहार उस समय में किया जाता था, उनको घर के अंदर घुसने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से वो, इसीलिए उनका सबसे प्रिय भजन था वैष्णव भजन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। अब जो गरीब से गरीब व्यक्ति की पीड़ा को हरने की भावना नहीं रखता हो, वो चाहे कितना भी अच्छा भाषण दे दे, लेकिन वो अच्छा नेता नहीं हो सकता और उसके पीछे जनता नहीं चल सकती। एक लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही वक्ता थे, बहुत अच्छा नहीं बोलते थे, वो साधारण जैसे बातचीत में होते थे उसी तरह से बोलते थे। लेकिन जब 65 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई और उन्होंने कहा कि एक समय का खाना छोड़ दो, तो सारे हिंदुस्तान ने एक समय खाना खाना छोड़ दिया। इतना ज़बरदस्त प्रभाव उनका होता है। तो सच्ची बात कहने वाले का इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है, चाहे वो बहुत अच्छा वक्ता हो या नहीं हो। तो गांधी जी को जब वाइसराय ने कहा कि हम अपने आप बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें। तो बड़ी व्यापक पैमाने पर तैयार की गई। पूछा गया भाई गांधी, ऐसे तो नहीं कह सकते कि गांधी जी आओ हमसे मिलने के लिए, वाइसराय ने तुमको बुलाया, चलो वहाँ पे, इतने बड़े लीडर हैं, उनको सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, गांधी जी को चाय पे बुलाते हैं। तो व्यापक पैमाने पे गांधी जी को चाय पिलाने के लिए, चाय पार्टी देने के लिए, बुलाने के लिए व्यापक पैमाने पे तैयारी की गई। पता लगाया गया भाई गांधी जी वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। पता चला वेजिटेरियन है। अरे भाई सब जितने भी खानसा में मांस, मुर्गी, मच्छी बनाने वाले हैं, इन सबको निकालो, भगाओ, 2 दिन की छुट्टी दे दो। ऐसे लोगों को रखो जो प्योर वेजिटेरियन खाना बनाते हो, गांधी जी के लिए चाहिए। अच्छा, गांधी जी क्या खाना पसंद करते हैं? तो बोले वो गुजराती हैं। गुजराती हैं तो क्या खाएंगे? ढोकला खाएंगे कि फेफड़ा खाएंगे कि खमण खाएंगे कि डोसा खाएंगे, क्या खाएंगे? जो ऐसी चीज़ें जो बढ़िया बनाते हो उनको बुलाओ वहाँ से, ऐसे खानसामों को बुलाओ, ख़ास तौर पे गांधी जी के लिए। तो गांधी जी के लिए ऐसे खानसामों को बुलाया गया। अब उसके बाद में क्या करें? तो भाई उस वक़्त गर्मियों का मौसम था और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और वो आज जहाँ राष्ट्रपति भवन है वो वाइसरीगल लीज वहाँ रहते थे, वो माउंटबेटन वाइसराय जो थे वो वहाँ रहते थे। इतनी ऊंची तो उसकी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ चढ़ करके जाओ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब गांधी जी आ रहे हैं तो क्या करें, उनको खुश तो करना पड़ेगा, तभी तो वो हमारी बात मानेंगे, नहीं तो कैसे मानेंगे। अगर शुरुआत में ही कोई ऐसी तनातनी वाली बात हो गई तो आगे तो अपनी बात बनेगी ही नहीं और हमारे जाने का टाइम आ जाएगा। और फिर हमारे राजा रानी कहेंगे तुमने क्या किया वहाँ जाके? कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या तैयारी करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, गर्मी का मौसम बहुत है तो अपन ऐसा करते हैं, कूलर चला देते हैं और इस जहाँ गांधी जी बैठने वाले हैं उसको बिल्कुल हॉल को आधा घंटा पहले से कूलर चला कर ठंडा कर लेते हैं। और उस ज़माने में भाई एक ही कूलर था जो वाइसराय के घर में था और कहीं नहीं था, पुराने ज़माने की बात है। अब गांधी जी अपने पहुँचे वहाँ पे तो ऐसे उन्होंने चद्दर वद्दर ऐसे लपेट ली।
अब वाइसराय कह रहे हैं कि देखिए साहब ऐसा हुआ और वो इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है और वर्ल्ड वार चल रहा है और वहाँ ऐसी लड़ाई हो रही है और जर्मनी ऐसा कर रहा है और फ्रांस ऐसा कर रहा है। गांधी जी सुन ही नहीं रहे, वैसे कुड़ुक कुड़ुक करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा गांधी जी क्या बात है, बापू आर यू नॉट कंफर्टेबल? तो बोले ये इस कूलर को बंद कर दो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने उस कूलर को बंद करवा दिया कि तू मुझे शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ले। तो सबसे पहले इसको, तू हिंदुस्तान में आया है, हिंदुस्तानियों के लिए काम करना है, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी में तेरे को निकलना पड़ेगा, इसलिए तू ठंडा वंडा ये बंद कर दे। चलो साहब, उसके बाद में बातें होने लगी। तो गांधी जी फिर भी नहीं सुन रहे हैं, अपने सिर झुकाए गुनगुना रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं उधर। बापू हुआ क्या, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आर यू नॉट कंफर्टेबल? तो बोले अरे मैं क्या करूं, मैं आ रहा था तो रास्ते में किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली। गांधी जी 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे। 3rd क्लास मतलब रेलवे के कंपार्टमेंट, 3rd क्लास कंपार्टमेंट हुआ उस ज़माने में होता था। 3rd क्लास भी होता था, 2nd क्लास भी होता था, 1st क्लास भी होता था और एक इंटर क्लास भी होता था। तो कई लोगों ने उनको कहा कि आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं बुढ़ापे में, अच्छे 1st क्लास में बैठ करके गद्देदार सीट पे बैठ के जाइए, लकड़ी के पटरों पे बैठ कर क्यों सफ़र करते हैं? तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं तो इसी। और कोई भी स्टेशन आता, गांधी जी की भीड़ इकट्ठी हो जाती, उनको देखने के लिए खिड़की से बाहर ऐसे हाथ कर लेते, लाओ भाई आज़ादी के लिए चंदा दो, आज़ादी के लिए चंदा दो। तो लोग पैसे, 1-1 पैसा, 2-2 पैसा, 1-1 आना, जो जिसके हाथ में होता वो उनको देता, वो इकट्ठा करते जाते उस फंड को कि ये मैं हरिजनों के काम में लाऊंगा, कोड़ियों के काम में लाऊंगा, देश सेवा के काम में लाऊंगा, खादी बनाने के काम में लाऊंगा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के काम में आऊँगा। लेकिन इन अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए ये सारे प्रयत्न हमें इसलिए करने हैं ताकि हर आदमी ये महसूस कर सके कि इस आज़ादी में मेरा भी कुछ योगदान है। ये अकेले उन्होंने नहीं किया, मैंने भी 1 पैसा दिया था या मैंने भी 1 इकन्नी दी थी। तो ये भावना लोगों में पैदा करने के लिए वो ऐसा करते थे। अब क्या हुआ कि उनकी, जब उन्होंने वाइसराय ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमारी तो इतनी फ़ौज है, मिलिट्री है, पुलिस है, इतना सख्त राज है। हम तो कहते हैं इंग्लैंड के राजा जैसा, कंपनी की हुकूमत जैसा कोई राज ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिश राज में तो सब लोग सुखी हैं। और ये कह रहे हैं कि इनकी घड़ी चोरी हो गई। गांधी जी बोले देख लो, अब मेरे जैसे आदमी की घड़ी चोरी हो सकती है तो और दूसरों का तो क्या हाल होगा। तो वो घड़ी को ही बहुत देर तक घड़ी पे ही विलाप करते रहे। उन्होंने वाइसराय की कोई बात ही नहीं सुनी, राजनीति की कोई बात ही नहीं हुई। वाइसराय बोलते रहे माउंटबेटन के यहाँ ऐसा हुआ और वहाँ ऐसा हुआ और हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम वैसा करना चाह रहे हैं, हमारी ये नीति है, आपकी क्या नीति है, आपकी क्या। उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं, वो अपने घड़ी करते रहे। उन्होंने कहा चलो भैया आज गांधी जी का मूड नहीं है, चलो इनको नाश्ता करवा देते हैं। उन्होंने कहा आइए गांधी जी नाश्ता कर लेते हैं। तो पहले उन्होंने पूछ लिया था कि ये पता करो गांधी जी खाना कैसे खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं या आसन पे बैठ के खाते हैं या पटरे पे बैठ के खाते हैं या टेबल पे बैठ के खाते हैं, कैसी व्यवस्था उनके लिए की जाए। तो सबने कहा कि नहीं वो तो टेबल पे बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गांधी जी को उन्होंने कहा चलो आज इनको नाश्ता करा देते, फिर उसके बाद में और अच्छा मूड बनेगा इनका तो बढ़िया इनसे बातें करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे। जिस मिशन से हमको इंग्लैंड से भेजा गया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पूरी की पूरी हिंदुस्तानियों को सौंप करके आना है, अंग्रेज़ों को वहाँ से सुरक्षित निकाल करके लाना है, सारे के सारे फ़ौज को, मिलिट्री को, खजाने को, सेक्रेटरीट को, प्रशासन को, सबको, तो वो कैसे होगा। तो ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद में फिर इनसे बात करेंगे बढ़िया। आइए गांधी जी नाश्ता कर लेते हैं। और तमाम ताम झाम बढ़िया प्लेटें लगी हुई हैं और उसके ऊपर बढ़िया नाश्ते सजे हुए हैं और बैरे खड़े हुए हैं वर्दी पहने हुए, परोसने के लिए तैयार, झुक के अदाब करते हुए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा मैं तो अपना नाश्ता साथ में लाया हूँ, आप खाओ जो आपको खाना है। उनके पास में उनकी जो साथ में गई थी लड़की, उसने अपनी थैली में से एक कटोरदान निकाला। उस कटोरदान के अंदर बकरी के दूध का बना हुआ दही था। फिर उसने अपनी थैली में से एक टूटी हुई चम्मच निकाली। गांधी जी ने कहा कि भैया मैं तो यही नाश्ता करता हूँ, आपको जो करना है वो कर लो। कितने बड़े साहस की बात है, ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि वाइसराय के सामने आज कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को खाना खाने के लिए बुलाए और वो कहे कि महाराज आप खाओ, मैं तो अपना साथ में लेके आया हूँ। तो एक इतने बड़े स्वाभिमान का परिचय उन्होंने उस आदमी के सामने दिया, उसका पूरा रवैया बदल दिया। इस एक घटना ने माउंटबेटन की सारी मानसिकता को परिवर्तित कर दिया
उन्होंने सोच लिया कि हिंदुस्तानियों पे दबाव डाल करके कोई काम नहीं करवाया जा सकता, इनसे अगर बात करनी है तो मोहब्बत से और अदब से बात करनी पड़ेगी, आदर से बात करनी पड़ेगी। मज़ेदार बात ये हुई कि बाद में जब गांधी जी सेवाग्राम पहुँचे तो वो चोर जिसने उनकी घड़ी चुराई थी उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया, गांधी जी को इतनी प्रिय घड़ी थी। अखबार में छपा ना कि भाई इस तरीके से माउंटबेटन से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पे घड़ी की चर्चा हुई और माउंटबेटन कोई जवाब नहीं दे सके। तो वो उस चोर ने सेवाग्राम पहुँच करके वो घड़ी गांधी जी को वापस कर दी कि लीजिए महाराज, मेरे से गलती हो गई, आप अपनी घड़ी संभालिए और देश की सेवा कीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो ये गांधी जी की महानता थी, जिसकी वजह से कि गांधी जी को याद करना आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैंने अपनी बात कही और अंत में जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चित्र जिसने बनाया है, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। जिन लोगों ने चित्र बनाया है उनके लिए हम तालियां बजाएं।